हाय एवरीवन। आज हम अपनी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 11th को कंटिन्यू करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। आज का जो चैप्टर है दैट इज़ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ एंड फॉर स्टेट पीसीएस ऑल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। द फर्स्ट थिंग दे हैव प्रोवाइडेड यू इज़ अर्लियर चैप्टर 8 में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, कि अर्थ पे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। एयर एक्सपैंड करता है जब वो हीट करता है, ठीक है, ऑफकोर्स सी बात है, जब वो हीट होगा तो वो एक्सपैंड करेगा, और वो कंप्रेस करता है जब वो कूल होता है। इसकी वजह से वेरिएशन होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। द रिजल्ट इज दैट इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब आपका एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन होता है एयर का, तो इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है एयर का हाई से लो प्रेशर में। दैट इज इंपॉर्टेंट, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारी एयर मूव करती है। आफ्टरवर्ड्स यू ऑलरेडी नो दैट एयर इन हॉरिजॉन्टल मोशन इज विंड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन में जो एयर होती है उसे विंड कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो डिटरमाइंस व्हेन द एयर विल राइज और सिंक। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये भी डिटरमाइन होता है कि कब एयर राइज करेगी और कब एयर सिंक करेगी। फाइन। देन द विंड रिडिस्ट्रीब्यूट्स द हीट एंड मॉइस्चर अक्रॉस द प्लानट। जो विंड होती है वो रिडिस्ट्रीब्यूट करती है हीट को और मॉइस्चर को अक्रॉस दी प्लानट। विंड की वजह से हीट भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, मॉइस्चर भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, देयरबाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर द प्लानट एज अ होल। तो ये क्या करता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करता है प्लानट के लिए एज अ होल। तो जो वर्टिकल राइजिंग होती है मॉइस्ट एयर की, कूल्स इट डाउन टू फॉर्म द क्लाउड्स। जब आपकी मॉइस्ट एयर इस तरीके से वर्टिकली राइज करती है तो वो ठंडी हो जाती है, ठीक है, जिससे वो क्लाउड्स बना लेती है एंड प्रेसिपिटेशन लेकर के आती है। ये चैप्टर जो है ये डिवोट किया गया है एक्सप्लेन करने के लिए द कॉजेज ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस। इसमें हम प्रेशर डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। द फोर्सेस दैट कंट्रोल द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। पहली चीज़ आप प्रेशर डिफरेंस पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दूसरी चीज़ आप फोर्सेस पढ़ेंगे जो आपके एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है। देन आप टर्बुलेंट पैटर्न पढ़ेंगे विंड का, फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस। दिस एयर मासेस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी प्री और मेंस दोनों में पूछा गया है। देन इसमें डिस्टर्ब्ड वेदर, जब एयर मास इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ में तब क्या होता है उसके बारे में हम रीड करेंगे। इन फिनोमेना ऑफ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, कि जब ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आते हैं तो वो क्यों आते हैं और किस वजह से आते हैं, ठीक है, कहाँ पे आते हैं वो भी पढ़ोगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक। डू यू रियलाइज कि हमारी बॉडी सब्जेक्टेड होती है टू अ लॉट ऑफ एयर प्रेशर। बहुत सारा एयर प्रेशर हमारी बॉडी पे लगता है। एज वन मूव्स अप द एयर गेट्स वेरीफाइड एंड वन फील्स ब्रेथलेस। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे काफ़ी वेरीफाइड हो जाती है क्योंकि रेयर हो जाता है मीडियम जो है, ठीक है, तो हम ब्रेथलेस फील करते हैं। जो वेट होता है कॉलम ऑफ एयर का जो कंटेंड है एक यूनिट एरिया में फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना वेट एक कॉलम ऑफ एयर में कंटेंड है एक यूनिट एरिया में, ठीक है, किस में, एक यूनिट एरिया में, फ्रॉम दी मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर आपका मीन सी लेवल जितना भी है वहाँ से एटमॉस्फेयर के टॉप तक जितना भी कॉलम ऑफ एयर का वेट उसमें कंटेंड है यूनिट एरिया में, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन यूनिट्स ऑफ मिली बार। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, किस में एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट्स ऑफ मिली बार। एट सी लेवल जो हमारा एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको 1013.2, ठीक है, ये हम नापते हैं, ये इसका यूनिट है, मतलब एक तरीके से ये मेजरमेंट है। आप जो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेके चलते हो, क्या आपका सी लेवल पे एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1013.2 रहेगा मिली बार, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, ड्यू टू द ग्रेविटी द एयर एट द सरफेस इज डेंसर। ग्रेविटी की वजह से जो सरफेस पे आपको एयर मिल रही है, ठीक है, वो क्या मिल रही है आपको, डेंसर मिल रही है। एंड हेंस यहाँ पे क्या मिलेगा, हाई प्रेशर मिलेगा। जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर हाई होगा। एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ मर्करी बैरोमीटर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप एयर प्रेशर जब मेजर करते हो तो एक मर्करी के बैरोमीटर से मेजर करते हो या फिर एनेरॉइड बैरोमीटर, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। फिर प्रैक्टिकल एक बुक के बारे में दिया है यहाँ पे, यू कैन लीव इट। द प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट। जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होती है किसी चीज़ की, प्रेशर वहाँ पे
कम हो जाता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। एट एनी एलिवेशन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, किसी भी एलिवेशन पे आप जाओगे तो प्लेस टू प्लेस ये वेरी करेगा। एंड इसका वेरिएशन जो होता है वो प्राइमरी कॉज होता है एयर के मोशन के लिए, क्योंकि आपका प्रेशर चेंज कर रहा है। विंड विच मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज, तो बेसिकली क्या होगी, विंड हाई से लो प्रेशर के एरिया में चली जाती है। फिर वर्टिकल वेरिएशन कैसे काम करता है प्रेशर का, इन द लोअर एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो डिक्रीज करता है रैपिडली। अगर आप लोअर एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ पे प्रेशर रैपिडली डिक्रीज करेगा, मतलब अगर आप यहाँ पे लोअर एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम हो जाएगा विद हाइट। ठीक है, प्रेशर क्या है, नीचे आ रहा है जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है। आफ्टरवर्ड्स जो डिक्रीज होता है अमाउंट्स टू अबाउट 1 मिली बार फॉर ईच 10 मीटर इंक्रीज इन एलिवेशन, मतलब जितना भी 10 मीटर आप सक्सेसिवली इंक्रीज करेंगे आपका 1 मिली बार प्रेशर क्या करेगा, कम हो जाएगा विद इंक्रीज इन हाइट। इट डज़ नॉट ऑलवेज डिक्रीज एट द सेम रेट, ज़रूरी नहीं है हमेशा सेम रेट पे डिक्रीज करे। टेबल 9.1 आपको एक एवरेज प्रेशर और टेम्परेचर देता है सिलेक्टेड लेवल्स पे एलिवेशन के लिए फॉर अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर दिया है, इसमें आपको सी लेवल पे बताया गया है 1013.25 प्रेशर होता है, टेम्परेचर 15.2 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 1 किलोमीटर पे लगभग 8.7 टेम्परेचर होता है। 5 किलोमीटर पे 540.48 -17.3, 10 किलोमीटर्स पे आसपास 265 -49.7। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हो वेरिएशन आपके सी लेवल के साथ प्रेशर और टेम्परेचर में कैसे होती है। देन जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट फोर्स होता है, वो मच लार्जर होता है देन दैट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब कि इस तरीके से वर्टिकली जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट चेंज हो रहा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपके हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट से। बट ये जनरली बैलेंस्ड होता है, नियरली इक्वल होता है बाय नियरली इक्वल बट ऑपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको बैलेंस और इसको बैलेंस में रखने के लिए हमारी ऑपोजिट और जो इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो काम करती है। हेंस वी डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती हैं। अब यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर दिखाया गया है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहली चीज़ है कि जितने भी स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं प्रेशर में आर हाईली सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ द विंड डायरेक्शन। कोई भी अगर प्रेशर डिफरेंस हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे डिफरेंस अगर हुए हैं तो वो आपके विंड डायरेक्शन के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एंड वेलोसिटी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके प्रेशर का इज स्टडीड बाय ड्राइंग आइसोबार्स एट कांस्टेंट लेवल्स। जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रेशर का देखते हैं, इस तरीके से जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम स्टडी करते हैं आइसोबार्स ड्रॉ करके कांस्टेंट लेवल्स पे। आइसोबार्स वो लाइंस होती हैं जो उन प्लेसेस को कनेक्ट करेंगी जहाँ पे प्रेशर इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपने इक्वल प्रेशर वाली लाइंस को कनेक्ट किया तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, मतलब वो जगह कनेक्ट करी जहाँ पे प्रेशर सेम था। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन प्रेशर, अगर हमें एल्टीट्यूड के इफेक्ट को एलिमिनेट करना है जो प्रेशर पे लग रहा है, ठीक है, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन प्रेशर इट्स मेजर्ड एट एनी स्टेशन आफ्टर बीइंग रिड्यूस टू सी लेवल। आप इसको सी लेवल पे रिड्यूस कर देते हो फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, आप उसको कंपेयर करना चाहते हो तो जो सी लेवल प्रेशर होता है डिस्ट्रीब्यूशन वो हम वेदर मैप्स पे देखते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम देखिए, इन्होंने आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई हैं। आइसोबार्स दिखाए हैं, प्रेशर और विंड सिस्टम दिखाया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्होंने हाई में दिखाया है 1020, देन इस तरीके से 1018, 1016 यहाँ पे ट्रॉ है, देन लो है यहाँ पे, यहाँ रिज है, ठीक है, 1014 इस तरीके से आपको दिखा रहा है। इसमें आइसोबार्स की भी लाइन है ये जो सेम कंटेन कर रही है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाया गया, विंड सिस्टम दिखाया गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये फिगर जो है हमने देखा अभी वो पैटर्न दिखाता है आइसोबार्स का कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रेशर सिस्टम्स। लो प्रेशर सिस्टम जो होता है वो एंक्लोज होता है बाय वन और मोर आइसोबार्स विद द लोएस्ट प्रेशर इन द सेंटर। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जहाँ लो प्रेशर है उसके आसपास आपको और भी आइसोबार्स दिख रहे हैं। ठीक है, कि लो प्रेशर आपका सेंटर में आ रहा है। देन हाई प्रेशर system is also enclosed by one or more isobars with the highest pressure in the center। जो हाई प्रेशर सिस्टम होता है उसको enclose किया जाता है वन या वन से ज़्यादा आइसोबार से जिसकी हाईएस्ट प्रेशर सेंटर में होती है।
नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर। अब सी लेवल का जो प्रेशर होता है उसका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है। जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है सी लेवल प्रेशर का जनवरी और जुलाई में, वो 9.2 9.3 के फिगर्स में हम देखेंगे। नियर द इक्वेटर जो सी लेवल प्रेशर है वो लो होता है, एंड एरिया जो होता है वहाँ पे उसको इक्वेटोरियल लो कहते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से आपने इक्वेटर ड्रॉ करा, इसमें हम मैप में बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको रफली दिखा देती हूँ कि किस तरीके से होगा। अगर ये आपका इक्वेटर है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके इक्वेटर के पास सी लेवल का प्रेशर काफ़ी लो है इस एरिया में, तो यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, इस एरिया को इक्वेटोरियल लो कहते हैं। अलॉन्ग 30 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ जो होगा, 30 डिग्री साउथ जो होगा, यहाँ का 30 डिग्री नॉर्थ, यहाँ का 30 डिग्री साउथ, इन्हें यहाँ पे क्या होता है, फाउंड दी हाई प्रेशर एरियाज, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, इसको सब ट्रॉपिकल हाई कहते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से आपने बनाया, इक्वेटर है, यहाँ पे सबसे पहले आपका इक्वेटोरियल लो है, फिर 30 लगभग नॉर्थ में, 30 लगभग साउथ में यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो इतने एरिया में यहाँ पे क्या है, ये सब ट्रॉपिकल हाई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्दर पोल वर्ड्स जब आप जाओगे 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ के पास में, तो लो प्रेशर बेल्ट्स को हम सब पोलर लो कहते हैं। पोल्स के पास जो प्रेशर होता है, मतलब पोल वर्ड्स जाते हुए सब पोलर लो है, फिर एग्जैक्टली पोल के पास जब देखोगे तो प्रेशर हाई है, उसको पोलर हाई कहते हैं। ठीक है, तो आपने 4 चीज़ें पढ़ी, इक्वेटोरियल लो इक्वेटर के पास, सब ट्रॉपिकल हाई 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के पास में, जहाँ पे प्रेशर क्या होता है आपका, हाई होता है। पोल के तरफ जाते हुए 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ में आपने देखा सब पोलर लोज होते हैं, फिर पोल के पास प्रेशर हाई होता है, वहाँ पे उसको पोलर हाई कहते हैं। फिर जो प्रेशर बेल्ट्स होते हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें ये परमानेंट नहीं होते नेचर में, ये ऑसिलेट करते हैं विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, जैसे जैसे सन की मूवमेंट होगी ऑसिलेट करेंगे। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर में ये साउथ वर्ड्स मूव करते हैं और समर में नॉर्थ वर्ड। तो अगर आप देखेंगे कि इस तरीके से आपका यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ऊपर, तो विंटर में ये साउथ वर्ड्स मूव करते हैं इस तरीके से, और समर में ये नॉर्थ वर्ड्स मूव करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब ये फिगर्स को पहले स्टडी करते हैं हम कि इस फिगर में क्या दिखाया गया है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया प्रेशर्स में आपको मिली बार में जनवरी में, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले इंडिया का रीजन देखो, ये इंडिया के ऊपर ऊपर जो रीजन है इसमें सारा क्या है, अभी हाई प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे ITCZ के साइड में अगर आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर हाई है। फिर यहाँ पे अफ्रीका में देखिए, ये बीच में से आपको ये पूरा आइसोबर जाते हुए दिख रहा है जो इस तरीके से जा रहा है, ये लो प्रेशर है। यहाँ पे इसके आसपास आपको ये हाई प्रेशर की रेंजेस मिल जाएंगी, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो है। ठीक है, इसमें से कुछ रटना नहीं है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लीजिए कि लो प्रेशर इस एरिया में है, इस एरिया में है। ठीक है, बाकी सब जगह पे हाई प्रेशर है। फिर नेक्स्ट में देखिए, ये आपने जनवरी का देखा, अब जुलाई में देखिए, जुलाई में आप देखेंगे इंडिया में लो प्रेशर बन रहा है यहाँ पे, और बाकी सब जगहों पे हाई प्रेशर है। इधर भी हाई प्रेशर है, यहाँ पे भी हाई है, इधर हाई है, फिर यहाँ पे भी हाई प्रेशर है। ठीक है, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो वेलोसिटी होती है, जो डायरेक्शन होती है विंड की, उस पर फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट थिंग यू ऑलरेडी नो कि एयर जो होती है वो मोशन में सेट होती है ड्यू टू डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि अगर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंसेस हैं तो आपकी एयर मोशन में सेट हो जाएगी। द एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। जो विंड होती है वो ब्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हाई से लो में जाती है। विंड जो सरफेस पे होती है उसमें काफ़ी फ्रिक्शन वो एक्सपीरियंस करती है। इन एडिशन रोटेशन जो होता है अर्थ का, वो भी अफेक्ट करता है विंड के मूवमेंट को। अगर आपका अर्थ रोटेट कर रहा है तो उससे विंड के मूवमेंट पे काफ़ी फर्क पड़ता है। जो फोर्स एक्सर्ट होता है बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, उसको कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। ठीक है, जो भी फोर्स आपके रोटेशन ऑफ अर्थ से लगता है उसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। 10 जो हॉरिजॉन्टल विंड्स होती हैं आपके अर्थ के सरफेस के पास में, वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 3 फोर्सेस। मतलब अगर ये अर्थ का सरफेस है, इसके पास अगर हॉरिजॉन्टल विंड है तो ये क्या करेगी, रिस्पॉन्ड कर रही है टू द कंबाइंड इफेक्ट 3 फोर्सेस के। कौन कौन सा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हो गया एक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया और एक कोरियोलिस फोर्स हो गया। ठीक है, PCF करके याद कर लो, PCF, ये 3 चीज़ों पे मतलब 3 चीज़ों की वजह से इसका रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। इन एडिशन ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट वी हैव प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में। जो डिफरेंसेस होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो एक फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। जो भी आपका डिफरेंस है किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उससे एक फोर्स जनरेट होगा। देन नेक्स्ट इज आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, जो भी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है, मतलब कितने आपके
जो प्रेशर है वो किस रेट से चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो प्रेशर ग्रेडियंट होता है। मतलब अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से देखूँ, मैंने कहा यहाँ पे प्रेशर जो है मान लो 10 से 20 हुआ है चेंज होकर के, ठीक है, और डिस्टेंस के हिसाब से आप देख रहे हो कि मान लो मैंने कहा 10 किलोमीटर्स में ये 10 से 20 पहुँच गया है, तो उसको प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो स्ट्रांग होता है जहाँ पे आइसोबार्स क्लोज होते हैं, मतलब कहीं पे अगर आइसोबार्स जो हैं आपके वो क्लोज हैं टू ईच अदर, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट है। और वो वीक है तो आइसोबार्स क्या होंगे, काफ़ी दूर होंगे, मतलब इस तरीके से आपने बहुत क्लोजली बनाए हैं तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। लेकिन आपने काफ़ी दूर दूर बनाए हैं इस तरीके से, ठीक है, बहुत दूर है तो क्या आपके आइसोबार्स दूर है तो मतलब वीक है। फिर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। इट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द विंड। फ्रिक्शनल फोर्स से जो विंड की स्पीड होती है उस पर फ़र्क पड़ता है। ये ग्रेटेस्ट होती है सरफेस पे एंड इन्फ्लुएंस्ड होती है, एंड इट इन्फ्लुएंस जनरली एक्सटेंड अप टू एन एलिवेशन ऑफ 1 to 3 किलोमीटर्स, ठीक है। अगर आप देखो कि आपकी तो स्पीड पे फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि ये सरफेस के पास है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन आपके सरफेस पे लग रहा है, तो जब आप इसको देखोगे कि कहाँ तक इसका रेंज एक्सटेंड करने का, तो ये 1 से 3 किलोमीटर्स के बीच में रहेगा, ठीक है, 1 to 3 किलोमीटर्स पे। ओवर दी सी फ्रिक्शन जो होती है काफ़ी मिनिमल हो जाती है, ये भी ध्यान रखना, सी पे बहुत मिनिमम फ्रिक्शन लगता है। देन क्रोलिस फोर्स की बात करते हैं। जो रोटेशन होता है अर्थ का अबाउट इट्स एक्सिस अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड, कि हमारा जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पे ऐसे जब रोटेट करेगा इस तरीके से, तो इस पे क्या होगा, ये भी डायरेक्शन ऑफ विंड को असर इस पे डालेगा। तो इस फोर्स को क्रोलिस फोर्स कहते हैं, आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया 1844 में। ये डिफ्लेक्ट करता है विंड को टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ठीक है, इसमें आपको याद रखना, आप NR करके याद कर लो, तो इसमें ये राइट डायरेक्शन में लेकर के जाता है, नॉर्थ वाला इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड आपको लेफ्ट में इसको लेकर के जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब इस तरीके से अगर है तो इसका डिफ्लेक्शन जो है जब राइट में हो रहा है इधर, ठीक है, तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, जब इस तरीके से लेफ्ट में हो रहा है तो आपका क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है। देन जो डिफ्लेक्शन होती है वो मोर होती है व्हेन विंड वेलोसिटी इज़ हाई। डिफ्लेक्शन कब होगी आपकी ज़्यादा, जब विंड की वेलोसिटी बहुत हाई है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन भी हाई होती है। क्रोलिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, मतलब अगर जितना ज़्यादा एंगल ऑफ लैटिट्यूड है उतना ज़्यादा क्रोलिस फोर्स रहेगा। ये मैक्सिमम होता है पोल्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, अब तो चाहे UPSC हो, स्टेट PCS हो, वो इस तरीके से एक क्वेश्चन असर्शन रीजन में क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। तो जो क्रोलिस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करके बताती हूँ। अगर आपको असर्शन लिख के दे दिया गया कि ये मैक्सिमम होता है, मतलब लिखा क्रोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है पोल्स पे एंड एब्सेंट होता है इक्वेटर पे, ठीक है, असर्शन करेक्ट है आपका कि आपके पोल्स पे मैक्सिमम क्रोलिस फोर्स है और एब्सेंट है इक्वेटर पे। अब रीज़न क्या कोट करेंगे, अगर रीज़न में मैं लिख दूँ कि क्रोलिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ लैटिट्यूड के, ठीक है, क्रोलिस फोर्स एंगल ऑफ लैटिट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और लिखेंगे गलत, उनको रीज़न कोट करना होगा या सही नहीं डालना होगा रीज़न, तो वो कुछ और डाल देंगे। तो आप याद रखना कि यहाँ से एक असर्शन रीज़न आपका इजीली क्रिएट हो सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को ट्रैप करना सीखो कि क्या क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। फाइन, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पे बताया गया है क्रोलिस फोर्स एक्ट करती है परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कि अगर यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो क्रोलिस फोर्स इसके क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू एन आइसोबार, आइसोबार के भी क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स परपेंडिकुलर होगा। द हायर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जितना ज़्यादा आपका एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, द मोर इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका विंड वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। एंड द लार्जर इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड, उस हिसाब से डिफ्लेक्शन जो होगी डायरेक्शन ऑफ विंड में वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेज जो ऑपरेट करती हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि यहाँ पे हमारा जो डिफ्लेक्शन है डायरेक्शन ऑफ विंड में हो रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है और जो वेलोसिटी है, ठीक है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, हमारा ये जो दो फोर्सेज है परपेंडिकुलर दूसरे के काम कर रही हैं इन द लो प्रेशर एरिया, जो विंड ब्लो करती है अराउंड इट, ठीक है, तो यहाँ पे विंड उसके आसपास ब्लो करती है। आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू दिस पैराग्राफ वंस अगेन क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पैराग्राफ है। पहली चीज़ बताई, क्रोलिस फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के, ठीक है, कि आपका CF यहाँ पे परपेंडिकुलर है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के। फिर जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो एक आइसोबार के परपेंडिकुलर है। मान लो अब यहाँ पे एक आइसोबार होगा,
जिसके परपेंडिकुलर में ये काम कर रहा है आपका। तो जो हायर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा जितना ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी विंड की, उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन उसके विंड वेलोसिटी में देखने को मिलेगा डायरेक्शन में। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर काम कर रहे हैं, मतलब आपका जो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है ये आपके आइसोबार्स के परपेंडिकुलर काम कर रहा है, आपका कोरियोलिस फोर्स आपके प्रेशर ग्रेडियंट के फोर्स में परपेंडिकुलर काम कर रहा है। तो क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, इन द लो प्रेशर एरिया क्या होता है, विंड ब्लो करती है अराउंड इट, ठीक है। तो इसके आसपास लो प्रेशर एरिया में विंड ब्लो करती है। इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स है वो 0 होती है, एंड जो विंड है ब्लो करती है परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। तो इक्वेटर पे क्या होगा, जो हमारी कोरियोलिस फोर्स है वो 0 होगी, मतलब इस तरीके से इक्वेटर पे आपकी कोरियोलिस फोर्स 0 रहेगी, एंड जो विंड है ब्लो करेगी परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, ठीक है। आपकी विंड यहाँ पे अगर ये आइसोबार है इस तरीके से, आपकी जो विंड है वो परपेंडिकुलर है आपके आइसोबार के। जो लो प्रेशर है वो फिल हो जाता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंटेंसिफाइड, तो यहाँ पे लो प्रेशर फिल हो जाता है, ना कि वो इंटेंसिफाई हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न वाई ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स आर नॉट फॉर्म नियर द इक्वेटर। तो इसी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स इक्वेटर के पास फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर कंडीशन चाहिए ना ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स के लिए, वो यहाँ पे मिलेगी नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव प्रेशर एंड विंड। अब देखिए प्रेशर और विंड में क्या होता है, यहाँ पे जो वेलोसिटी एंड डायरेक्शन होता है ना विंड का, वो नेट रिजल्ट होता है विंड जनरेटिंग फोर्सेस का। आपने जो भी वेलोसिटी है, आपका डायरेक्शन है विंड का, ठीक है, ये नेट रिजल्ट है विंड जनरेटिंग फोर्सेस का, कि कितनी वेलोसिटी जनरेट हुई, क्या डायरेक्शन हुआ, कितने फोर्सेस लगे थे उसकी वजह से। तो विंड जो अपर एटमॉस्फेयर में होती है, ठीक है, मतलब 2-3 किलोमीटर अबव दी सरफेस, कि ये आपका सरफेस है, इसके ऊपर 2-3 किलोमीटर ऊपर में जो आपकी विंड यहाँ पे अपर एटमॉस्फेयर में है, ये फ्री होती है फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ दी सरफेस, ठीक है। जो भी यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट है उससे ये फ्री होती है, एंड आर कंट्रोल्ड मेनली बाय द प्रेशर ग्रेडियंट एंड द कोरियोलिस फोर्स। इसको मेनली कंट्रोल कौन करता है, ये प्रेशर ग्रेडियंट से कंट्रोल होती है एंड कोरियोलिस फोर्स से कंट्रोल होती हैं, ठीक है। आई वंस अगेन रिपीट, अपर एटमॉस्फेयर मतलब 2 से 3 किलोमीटर अबव दी सरफेस आपकी जो विंड्स हैं वो फ्री है फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ दी सरफेस, ठीक है। जो भी फ्रिक्शनल इफेक्ट है सरफेस का उससे फ्री होती है ये, और इसको कंट्रोल करा जाता है मेनली प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स से, ठीक है। 2 ही फोर्सेस हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। जब आइसोबार्स स्ट्रेट होते हैं इस तरीके से हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है जब, और प्रेशर ग्रेडियंट बैलेंस्ड है कोरियोलिस फोर्स से, एंड जो रिजल्टेंट विंड है वो आइसोबार के, मतलब ये अगर आइसोबार है तो विंड यहाँ पे इसके पैरेलल चल रही है, इस विंड को हम जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा जियोस्ट्रॉफिक विंड जो होती है इसके लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं, तो आपका प्रेशर ग्रेडियंट बैलेंस होना चाहिए कोरियोलिस फोर्स के द्वारा, और आपकी जो रिजल्टेंट विंड प्रोड्यूस हुई है वो आइसोबार के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशंस है आइडियल जो इसके लिए ज़रूरी हैं। अब इसमें डायग्राम दिखाया है इन्होंने, देखो जियोस्ट्रॉफिक विंड का, कि C represents your Coriolis force here, V represents your geostrophic wind here, PH represents your horizontal pressure gradient। तो आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखो और सदर्न में देखो किस तरीके से हो रहा है। पहली चीज़ यहाँ पे देखो ये प्रेशर ग्रेडियंट है, ठीक है, आप इसको देख रहे हो कि ये आइसोबार 704 मिलीबार का जा रहा है, उसके परपेंडिकुलर है। फिर ये आपके कोरियोलिस फोर्स के भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर में जा रहा है ये। देन आप देख रहे हो यहाँ पे वेलोसिटी जियोस्ट्रॉफिक विंड जो है ये V जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट यू कैन क्लियरली सी। फिर आप यहाँ पे अपना आइसोबार देख पा रहे हो, C से आप कोरियोलिस फोर्स भी देख पा रहे हो। फिर सेम चीज़ यहाँ पे है, इन्होंने सदर्न में इस तरीके से दिखाया है, ठीक है। तो नॉर्थ में इट इज़ गोइंग टू द राइट, सदर्न में इट्स गोइंग टू द लेफ्ट। फिर यहाँ पे आपको पैटर्न विल स्टडी लेटर ऑन, अभी पहले हम ये पढ़ते हैं विंड सर्कुलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, विंड सर्कुलेशन अराउंड अ लो इज कॉल्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन। जो विंड सर्कुलेशन किसी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या लो मिलीबार वाले एरिया के आसपास होती है उसको साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। याद रखना, इसको LC करके याद रख लो कि इसको साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं। देन अराउंड अ हाई इट इज़ कॉल्ड एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो अगर हाई के आसपास होती है तो उसको एंटी साइक्लोनिक जो है सर्कुलेशन कहा जाता है। देन जो डायरेक्शन होती है हमारे विंड्स की अराउंड सच सिस्टम्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन इन डिफरेंट हेमिस्फेयर। तो जो भी डायरेक्शन होगा वो हेमिस्फेयर्स के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। विंड सर्कुलेशन जो हमारे अर्थ के सरफेस पे होती है
अराउंड लो एंड हाई ऑन मेनी ओकेशंस इज क्लोजली रिलेटेड टू विंड सर्कुलेशन एट हायर लेवल। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपकी विंड सर्कुलेशन है आपके अर्थ के सरफेस पे, आपके लो प्रेशर और हाई प्रेशर के पास में, ठीक है, अराउंड द लो एंड हाई ऑन मेनी ओकेशंस, ये क्लोजली आपके विंड सर्कुलेशन से रिलेट करेगा हायर लेवल पे। जनरली लो प्रेशर एरिया में जो एयर है वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है, अगर आप लो प्रेशर एरिया की बात करते हो तो एयर कन्वर्ज करेगी एंड राइज करेगी। देन हाई प्रेशर एरिया में एयर सबसाइड करेगी, नीचे आ जाएगी ऊपर से एंड डाइवर्ज करेगी सरफेस से, सरफेस पे आके ऐसे ये डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। ऊपर जाने में क्या हो रहा है, ये इस तरीके से राइज कर एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। Then, apart from convergence, some eddies, convection currents, orographic uplift and uplift along fronts causes the rising of air। तो इसमें बताया कि कन्वर्जेंस के अलावा क्या होता है, कुछ एडीज होते हैं, कन्वेक्शन करेंट्स हैं, ओरोग्राफिक अपलिफ्ट होते हैं, या अपलिफ्ट जो फ्रंट के पास होते हैं, ये राइजिंग ऑफ एयर कॉज करते हैं, जो कि असेंशियल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है, क्लाउड और प्रेसिपिटेशन के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने दिखाया है कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है विंड का वो कैसे होता है। ये कन्वर्जेंस वाला लो दिखा रहा है, डाइवर्जेंस वाला हाई दिखा रहा है। तो कन्वर्जेंस वाले लो में हमने देखा था इस तरीके से राइज करती है, कन्वर्ज करती है, ठीक है, तो ये आप देख रहे हो इस तरीके से जा रही है। और डाइवर्जेंस वाले में क्या होता है, ये इस तरीके से नीचे आ जाती है, ठीक है, सरफेस पे सबसाइड करती है, डाइवर्ज हो रही होती है। देन यहाँ पे जनरल सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर का। जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो पैटर्न होता है हमारे प्लेनेटरी विंड्स का, लार्जली वो डिपेंड करता है फर्स्ट थिंग लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग पे। तो पहला है कि लैटिट्यूड में कितना वेरिएशन है एटमॉस्फेयर की हीटिंग में। दूसरा है एमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, कि प्रेशर बेल्ट जो हैं उनका एमर्जेंस कैसे हो रहा है। तीसरा है माइग्रेशन ऑफ बेल्ट फॉलोइंग अपरेंट पाथ टू द सन, कि आपकी जो बेल्ट है वो माइग्रेट कर रही है अपरेंट पाथ ऑफ सन को फॉलो करते हुए। फिर फोर्थ चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिनेंट और ओशन का, रोटेशन अर्थ का, ठीक है, 5 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। देन जो पैटर्न होता है मूवमेंट ऑफ द प्लेनेटरी विंड का, उसको जनरल सर्कुलेशन कहते हैं एटमॉस्फेयर का। जो जनरल सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर का ऑल्सो सेट इन मोशन द ओशन वाटर, तो इसकी वजह से ओशन वाटर का सर्कुलेशन भी स्टार्ट होता है, जो इन्फ्लुएंस करता है अर्थ के क्लाइमेट को, ठीक है, अर्थ के क्लाइमेट पे फ़र्क पड़ता है। और स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन इसमें नीचे हमें दिखाया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको पैटर्न जो दिखाया है विंड डायरेक्शन का साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स में, वो कैसे काम करता है। पहले प्रेशर सिस्टम देखिए, साइक्लोन वाला कब होगा, एंटी साइक्लोन कब होगा, फिर इसकी प्रेशर कंडीशन दी है, सेंटर पे पैटर्न दिया है विंड के डायरेक्शन का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे काम करेगा, सदर्न में कैसे काम करेगा। फर्स्ट थिंग, साइक्लोन प्रेशर सिस्टम जब होगा तो प्रेशर कंडीशन सेंटर पे लो होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है, मतलब आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इस तरीके से जाएगा, ठीक है, इस तरीके से नॉर्दर्न में जाएगा। सदर्न में जाएगा, मतलब ऐसे ड्रॉ करके देख लो, यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, सदर्न में जाएगा तो इस तरीके से जाएगा क्लॉकवाइज। फिर एंटी साइक्लोन प्रेशर जब होगा तो हाई होती है यहाँ पे प्रेशर कंडीशन, इसमें नॉर्दर्न में क्लॉकवाइज जाएगा और सदर्न में एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है, इसमें भी असर्शन रीजन बहुत ईजिली एक सेट हो सकता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको सिंप्लीफाइड जनरल सर्कुलेशन दिखाया गया है एट द एटमॉस्फेयर। इसमें आप बस रैंडमली ये देखो कि अगर आपका इक्वेटर है, यहाँ पे ITCZ बनता है, ठीक है, फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था इक्वेटर पे लो बनता है, इक्वेटोरियल लो, फिर यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई है, प्रेशर हाई होता है, फिर इसके ऊपर आपका सब पोलर लो था, उसके ऊपर पोलर हाई था यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ पोल में हाई दिखा रहा है यहाँ पे। फिर इसके साइड से नेम्स देख लो, यहाँ पे जो बनता है उसे हेडली सेल कहते हैं, यहाँ पे जो बनता है उसे फेरल सेल कहते हैं, यहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम सेट होता है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये पोलर सेल दिखा रहा है, यहाँ पे पोलर वॉर्टेक्स है। इसमें ये भी देख लो कौन कौन सी विंड्स कहाँ पे चलती हैं। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड जो होती है वो यहाँ पे इस तरीके से इक्वेटर पे आ रही होती है, साउथ ईस्ट ट्रेड इस तरीके से आ रही होती है, वेस्टर्लीज यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में इस डायरेक्शन में चल रही हैं, नॉर्दर्न में भी इस डायरेक्शन में चल रही हैं, पोलर ईस्टर्लीज यहाँ पे है, ये नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ है, ये सब पोलर। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट आप उतना याद रखो जितना इसमें इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट देखिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे देखो अब क्या है, एयर एट द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन दैट इज ITCZ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा था ये इक्वेटर पे आपका ITCZ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो कंडीशंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एयर जो कि आपके ITCZ पे होती है वो राइज करती है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन कॉज्ड बाय हाई इंसुलेशन एंड अ लो प्रेशर इज क्रिएटेड। यहाँ पे अब जो एयर ITCZ पे मौजूद है ये ऊपर राइज करेगी कन्वेक्शन की वजह से, जो कि हाई इंसुलेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, हाई इंसुलेशन की वजह से यहाँ पे आपका कन्वेक्शन कॉज्ड बाय हाई इंसुलेशन, ठीक है, कन्वेक्शन करेंट्स प्रोड्यूस हुए हाई इंसुलेशन की वजह से ITCZ पे जो एयर है वो राइज करेगी और लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, जो विंड है फ्रॉम द ट्रॉपिक्स वो कन्वर्ज करेगी इस लो प्रेशर जोन में। अब यहाँ पे ट्रॉपिक्स से जो विंड है वो नीचे की तरफ आ रही है इस पे कन्वर्ज करने के लिए। ठीक है, तो जो कन्वर्ज्ड एयर है वो राइज करती है अलॉन्ग विद द कन्वेक्टिव सेल। तो जो एयर है वो जब राइज करेगी तो कन्वेक्टिव सेल के पास करेगी, इट रीचेज द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 14 किलोमीटर। फिर जब ये रीच करती है टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर को तो ये एल्टीट्यूड तक पहुंचती है ऑफ 14 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ तक? इट रीचेज द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 14 किलोमीटर एंड मूव्स टुवर्ड्स द पोल। फिर ये कहाँ से? यहाँ से पोल के टुवर्ड्स मूव करती है। दिस कॉजेज अक्यूमुलेशन ऑफ एयर एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो इसकी वजह से जो अक्यूमुलेशन होती है एयर की वो होती है और 30 डिग्री नॉर्थ पे और साउथ पे एयर अक्यूमुलेट करेगी। पार्ट ऑफ अक्यूमुलेटेड एयर सिंक करता है टू द ग्राउंड एंड फॉर्म करता है एक सब ट्रॉपिकल हाई। तो जो अक्यूमुलेटेड एयर है उसका पार्ट नीचे सिंक करेगा ग्राउंड में और वो सब ट्रॉपिकल हाई बना लेगा। देन नेक्स्ट इज अनदर रीजन फॉर सिंकिंग इज द कूलिंग ऑफ एयर व्हेन इट रीचेज 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आपका दूसरा जो रीज़न है यहाँ पे इन्होंने बताया वो क्या है कि सिंकिंग जो है कूलिंग ऑफ एयर की, सिंकिंग इज द कूलिंग ऑफ एयर। ठीक है, ठंडी हो रही है हवा इसलिए सिंक हो रही है जब वो 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स में पहुंच जाती है। एक होगा अक्यूमुलेशन, दूसरा हो गया उसका ठंडा होना। डाउन बिलो नियर द लैंड सर्फेस द एयर फ्लोज टुवर्ड्स द इक्वेटर एज द ईस्टर्लीज। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि डाउन बिलो नियर द लैंड सर्फेस, आपके लैंड सर्फेस के पास में एयर कहाँ पे? इक्वेटर के पास मूव करे ईस्टर्लीज की फॉर्म में। और जो ईस्टर्लीज होते हैं फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के किसी भी साइड से कन्वर्ज करते हैं इन दी ITCZ। ठीक है, या ईस्टर्ली कहीं से भी आएगी तो ITCZ में कन्वर्ज करेगी। ये जो सर्कुलेशंस होते हैं फ्रॉम द सर्फेस अपवर्ड्स एंड वाइज वर्सा, इनको हम सेल्स कहते हैं। सच अ सेल इन द ट्रॉपिक्स, उसको हम हेडली सेल कहते हैं। फिर मिडिल लैटिट्यूड्स में क्या होता है? सर्कुलेशन इज दैट ऑफ सिंकिंग कोल्ड एयर दैट कम्स फ्रॉम पोल्स। तो पोल से जो हवा आती है, ठीक है, मिडिल लैटिट्यूड्स में सर्कुलेशन सिंकिंग कोल्ड एयर की होती है जो पोल से आती है, एंड राइजिंग वार्म एयर जो ब्लो करती है सब ट्रॉपिकल हाई से। मतलब यहाँ पे पोल से तो आ रही है ठंडी हवा नीचे की तरफ और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई से जा रही है गर्म हवा। तो सरफेस पे जो विंड्स हैं एट द सर्फेस दीज विंड्स आर कॉल्ड वेस्टर्लीज एंड सेल को फेरल सेल कहते हैं। पोलर लैटिट्यूड्स में जो कोल्ड डेंस एयर है नीचे वो सबसाइड करती है पोल्स के पास में एंड ब्लो करती है टुवर्ड्स मिडिल लैटिट्यूड्स पोलर ईस्टर्लीज की फॉर्म में। फिर ये जो सेल है इसको पोलर सेल कहा जाता है। ये जो 3 सेल्स होते हैं पैटर्न सेट करते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर के लिए। मतलब ये जो तीनों सेल हैं इन्होंने क्या करा, एक जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर के लिए एक पैटर्न सेट कर दिया। द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड मेंटेन करता है जनरल सर्कुलेशन को। तो जो बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड में वो मेंटेन करती है जनरल सर्कुलेशन। ठीक है, लोअर से कहाँ जा रही है? हाई लैटिट्यूड में जा रही है ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। देन नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे जनरल सर्कुलेशन के बारे में बताया है ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये अफेक्ट करता है ओशंस को। जो लार्ज स्केल विंड्स होती हैं एटमॉस्फेयर की वो इनिशिएट करती हैं लार्ज एंड स्लो मूविंग करंट्स ऑफ द ओशन। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो लार्ज स्केल विंड है एटमॉस्फेयर की वो एक लार्ज और स्लो मूविंग करंट ओशन का एक तरीके से इनिशिएट करेगी। ओशंस इन टर्न आपको इनपुट देते हैं एनर्जी और वाटर वेपर के लिए। ठीक है, इनपुट ऑफ एनर्जी एंड वाटर वेपर प्रोवाइड करते हैं इनटू एयर। इससे एनर्जी भी मिलेगी, वाटर वेपर भी मिलेगा। ये जो इंट्रैक्शंस हैं टेक प्लेस करते हैं रैदर स्लोली ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ओशन। तो ये इंट्रैक्शन स्लोली होते हैं लार्ज पार्ट ऑफ ओशन के ऊपर। फिर जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और उसका इफेक्ट ओशन पे कैसे होता है। वार्मिंग एंड कूलिंग जो होता है पैसिफिक ओशन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो आपका पैसिफिक ओशन कैसे गर्म होता है, कैसे ठंडा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। जो वार्म वाटर है सेंट्रल पैसिफिक ओशन का स्लोली ड्रिफ्ट करता है टुवर्ड्स साउथ अमेरिकन कोस्ट एंड रिप्लेस करता है कूल पेरोविन करंट को। ठीक है, तो जो वार्म वाटर है
सेंट्रल पैसिफिक ओशन का, ये स्लोली क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा उसको साउथ अमेरिका के कोस्ट के टुवर्ड्स। यहाँ पे आपका सेंट्रल पैसिफिक ओशन है मान लो, तो यहाँ पे जो वार्म वाटर है इसका वो धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, साउथ अमेरिका के कोस्ट के पास जा रहा है यहाँ पे। देन रिप्लेस करेगा वहाँ जाके कूल पेरेविन करंट को। ये हमारे पास वर्ल्ड मैप इस चैप्टर में अभी आया नहीं, वरना ये चीज़ हम वर्ल्ड मैप से देखते हैं। अच्छा यहाँ पे है, देखो इसका मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। लेट्स टेक द मैप। ओके फाइन, सी सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका वार्मिंग एंड कूलिंग जो था पैसिफिक ओशन का, ठीक है, आपको पता है आपका पैसिफिक ओशन कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे, ये जो है पूरा पैसिफिक वही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वार्मिंग एंड कूलिंग पैसिफिक ओशन का बहुत इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के लिए भी। यहाँ पे जो वार्म वाटर है, ठीक है, सेंट्रल पैसिफिक ओशन, मतलब सेंट्रल पैसिफिक ओशन वाला जो वार्म वाटर है स्लोली साउथ अमेरिका के टुवर्ड्स यहाँ पे जा रहा है वो। और उसके बाद क्या होगा, ये साउथ अमेरिकन कोस्ट पे जाएगा और यहाँ पे पेरू के पास में यहाँ पे आपका होता है कूल पेरोविन करंट, ठीक है, कूल पेरोविन करंट, उसको जा करके यहाँ का वार्म वाटर रिप्लेस करेगा। ऐसी जो अपीयरेंस होती है वार्म वाटर की ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, उसको एल नीनो कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे पेरू के पास ना ठंडा पानी था, ठीक है, यहाँ पे कूल वाटर था, और यहाँ का जो एक तरीके से पैसिफिक का पानी था यहाँ पे वो वार्म था। यहाँ से वार्म पानी आकर के ठंडे पानी को रिप्लेस कर रहा है, इस चीज़ को यहाँ पे एल नीनो कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ क्लियर। अब बाकी का भी पहले बता देती हूँ आपको, फिर जाएंगे वहाँ पे थ्योरी पे। जो एल नीनो होता है ना, ये क्लोजली एसोसिएटेड होता है प्रेशर चेंजेस के साथ में सेंट्रल पैसिफिक में, ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे देखोगे सेंट्रल पैसिफिक और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे चेंजेस होते हैं इसकी वजह से। ये जो चेंज है प्रेशर कंडीशन में पैसिफिक के पास में, इसको सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। पैसिफिक के पास में जब यहाँ पे कंडीशन में चेंज है उसको हम सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। ये जो कंबाइंड इफेक्ट है सदर्न ऑसिलेशन का प्लस हमारे एल नीनो का, इसको हम एनजो कहते हैं। इन द ईयर्स जब एनजो स्ट्रांग होता है तो लार्ज स्केल वेरिएशन होती है वेदर में वर्ल्ड में, और जो एरिड वेस्ट कोस्ट होता है साउथ अमेरिका का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब यहाँ पे जो एरिड वेस्ट कोस्ट था यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है एनजो की कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे एरिड वेस्ट कोस्ट को यहाँ पे हैवी रेनफॉल मिलेगा, ड्रॉ अकर करता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉ कंडीशंस हो जाएंगे उस टाइम पे। एंड समटाइम्स इंडिया और चाइना में फ्लडिंग होते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी इंडिया चाइना फ्लडिंग मतलब आपका ऑस्ट्रेलिया और आपका ये वाला जो पोर्शन है इंडिया का, यहाँ पे दोनों में ड्रॉ कंडीशंस होंगी। और आपके चाइना में क्या होगा, यहाँ पे फ्लडिंग कंडीशंस होंगी, ठीक है। इसका इफेक्ट याद रखना कि एनजो का इफेक्ट इंडिया पे गया, याद रखना कि इंडिया के लिए एनजो अच्छा नहीं है, ड्रॉ कंडीशंस लेकर के आता है। दिस फिनोमेना इज क्लोजली मॉनिटर्ड एंड इज यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज फॉरकास्टिंग मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। थियोरेटिकल पोर्शन भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। मैं आपको यहाँ पे जाके बॉक्स में दिखा देती हूँ फिर से जो हमने रीड किया। देखो इस बॉक्स में था जो हमने पढ़ लिया कि एनजो का इफेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होगा तो वेरिएशन होगी, और एरिड जो वेस्ट कोस्ट है हमारा यहाँ पे साउथ अमेरिका में, उसको रेनफॉल मिलेगा, ड्रॉ अकर होगा ऑस्ट्रेलिया में, कभी कभी इंडिया में, और फ्लड होगा चाइना में, ठीक है। और इसको हम मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट सीजनल विंड। ओके, सो जो पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन होता है वो मॉडिफाइड होता है डिफरेंट सीजन्स में ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ रीजन्स ऑफ मैक्सिमम हीटिंग प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसने आपको क्या बताया कि जो आपका विंड सर्कुलेशन का पैटर्न चलेगा उसको मॉडिफाई डिफरेंट सीजन्स में हो जाता है। क्यों होता है वो मॉडिफाई, क्योंकि आपके रीजन्स शिफ्ट होते हैं, कहीं पे मैक्सिमम हीटिंग होगी, प्रेशर होगा, विंड बेल्ट्स होंगे, इसकी वजह से शिफ्ट होगा विंड सर्कुलेशन भी। तो जो मोस्ट प्रोनाउंस्ड इफेक्ट होता है ऑफ सच अ शिफ्ट इज नोटिस्ड इन दी मॉनसून्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो शिफ्ट आप देखेंगे वो मॉनसून्स में देखेंगे, स्पेशली ओवर साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा ये शिफ्ट देखने मिलेगा। यू वुड बी स्टडिंग द डिटेल्स ऑफ मॉनसून इन द बुक इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो दूसरी बुक जो हमें 11th क्लास की रीड करनी है उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो अदर लोकल डेविएशंस होते हैं फ्रॉम द जर्नल सर्कुलेशन सिस्टम आर एस फॉलोज, ठीक है। तो दूसरे जो हम डेविएशंस देखेंगे वो क्या है, तो फर्स्ट है हमारा लोकल विंड, ठीक है। लोकल विंड का क्या होता है यहाँ पे, डिफरेंसेस इन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अर्थ सर्फेसिस एंड द साइकिल्स
दोज डेवलप डेली और एनुअली कैन क्रिएट सेवरल कॉमन लोकल और रीजनल विंड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं हीटिंग में और कूलिंग ऑफ अर्थ सर्फेसेज में, ठीक है। मान लो अर्थ का कोई सरफेस हीट हो रहा है, कूल हो रहा है, तो उसमें डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड जो साइकिल्स होंगी जो डेवलप करती हैं डेली या एनुअली, वो बहुत कॉमन और लोकल या रीजनल विंड को क्रिएट कर देंगी। नेक्स्ट वी हैव, अब यहाँ पे हम सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लैंड एंड सी ब्रीजेस, ठीक है, कि लैंड एंड सी ब्रीज जो होते हैं वो क्या होते हैं और कहाँ पे होते हैं। देखो, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, लैंड एंड सी एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसफ़र करता है हीट को डिफरेंटली, ठीक है। लैंड का जो एब्जॉर्प्शन रेट होगा, ट्रांसफ़र रेट होगा हीट का, वो अलग होगा, सी का अलग होगा। डे टाइम में क्या होता है, लैंड हीटअप करता है फास्टर, ठीक है, और वो वार्म हो जाता है देन दी सी। मतलब अगर यहाँ पे आपका लैंड एरिया है, यहाँ पे आपका सी है, तो डे टाइम में क्या होगा, ये जल्दी हीट करेगा, वार्म अप हो जाएगा एज कम्पेयर टू सी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, Therefore, over the land, the air rises, giving rise to a low pressure area। हमने पढ़ा है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे क्या होता है, हवा ऊपर राइज करती है और इससे क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है, ठीक है। ये 3-4 रिलेशंस हमें याद रखने हैं। तो यहाँ पे हमारे लैंड पे एयर राइज हो गई है और उसके बाद क्या हुआ है, लो प्रेशर कंडीशन जनरेट हो गया है यहाँ पे। जबकि सी में क्या होता है, वेराइज सी इज रिलेटिवली कूल, सी अभी ठंडी है एंड जो प्रेशर है ओवर दी सी वो रिलेटिवली हाई है। तो यहाँ पे लैंड पे लो प्रेशर आपको मिलेगा और सी पे आपको हाई प्रेशर कंडीशन मिलेगा। दस जो प्रेशर ग्रेडियंट है फ्रॉम सी टू लैंड, एक वो क्रिएट हो गया कि यहाँ पे दोनों में प्रेशर डिफरेंस है एंड जो विंड है वो ब्लो करेगा फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक है। यहाँ हाई से लो में आपकी विंड अभी जाएगी, इसे हम सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे कि ये वाला लैंड एरिया है, यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएटेड है, ये सी एरिया है, यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएटेड है। सी से ट्रैवल करके लैंड पे अभी हमारी जो ब्रीज है वो जा रही है, विंड जो जा रही है उसको हम सी ब्रीज कहते हैं। अब यहाँ पे इस कंडीशन को आप सी ब्रीज कहते हैं। देन नेक्स्ट इज इन द नाइट। अब नाइट में कंडीशंस ना रिवर्सल हो जाता है, ठीक है, रिवर्सल ऑफ कंडीशन टेक प्लेस होगा। मतलब कि लैंड जो है अब वो कोल्ड हो जाएगा और सी जो है आपकी वो वार्म रहेगी एज कम्पेयर टू लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैंड है वो हीट को लूज कर देगा फास्टर रेट पे एंड कूलर होगा देन दी सी, क्योंकि सी को टाइम लगेगा, जितना स्लो प्रोसेस में उसने हीट अटेन किया उतना ही स्लो प्रोसेस में वो हीट को रिलीज करेगा। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम द लैंड टू सी बना है अब यहाँ पे कि लैंड पे और सी पे अब प्रेशर ग्रेडियंट है, ठीक है। जिस टाइम पे सी पे अब क्या है, लो प्रेशर है और लैंड पे क्या है, हाई प्रेशर है। तो अब लैंड ब्रीज होगा कि लैंड से सी की तरफ जो है हमारी विंड फ्लो करेगी। अब देयर इज अ डायग्राम फॉर यू। पहले हम सी ब्रीज का डायग्राम देखते हैं। सी ब्रीज में क्या है, यहाँ पे आप सी देख पा रहे हैं, यहाँ पे लैंड आप देख रहे हो कि सी के थ्रू लैंड की तरफ जो है हमारा विंड फ्लो कर रहा है, दैट इज इन दी सी ब्रीज, ठीक है। यहाँ पे लैंड पे लो प्रेशर एरिया है और सी पे हाई प्रेशर एरिया है। आफ्टरवर्ड्स लैंड ब्रीज दिया है, लैंड ब्रीज में यू कैन सी लैंड की तरफ से होते हुए सी की तरफ हमारी विंड ब्लो कर रही है। तो अब यहाँ पे लैंड पे क्या है हमारा इस वक्त में, हाई प्रेशर एरिया है और सी पे लो प्रेशर एरिया है। देन माउंटेन एंड वैली विंड्स की बात करते हैं। माउंटेनियस रीजन्स में क्या होता है, डे टाइम में स्लोप्स हीटअप हो जाते हैं, एयर मूव करती है अप स्लोप, ठीक है। मतलब आपका अगर ये माउंटेन है, यहाँ पे क्या होगा, डे में आपके ये स्लोप हीट हो गए हैं, ठीक है। तो एयर ऊपर जाएगी इस तरीके से एंड फिल करेगी रिजल्टिंग गैप को। तो जो एयर है फ्रॉम दी वैली वो ब्लो अप कर जाएगी वैली में। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, आप इस तरीके से अगर देखें तो डे रीजन में क्योंकि ये हीट हो गए थे तो सारी हवा ऊपर चलेगी और रिजल्टिंग गैप को भर दिया, ठीक है, फ्रॉम दी वैलीज ब्लो अप दी वैली। और ये जो विंड होती है इज नोन एज, इसे हम कहते हैं वैली ब्रीज, ठीक है। तो नाइट में क्या होगा, ये जो अप्स कंडीशन इसमें भी रिवर्स होगी। अगर आप नाइट का एग्जांपल देखो इस तरीके से, नाइट में स्लोप जो है ये कूल हो गया है एंड डेंस एयर नीचे डिसेंड कर जाएगी इनटू दी वैली एज माउंटेन विंड, ठीक है। रात में क्या होगा, ये हवा नीचे जा रही है, यहाँ पे इकट्ठी हो रही है माउंटेन विंड के फॉर्म में। तो जो कूल एयर है ऑफ दी हाई प्लेटूज, ठीक है, अगर हम ऐसे हाई प्लेटूज की बात करें, इस तरीके से टेबल लैंड होगा जो, उस प्लेटू में कूल एयर जो है एंड आइस फील्ड जो है
वो ड्रेन कर जाएंगे इनटू द वैली, उसे हम कैटाबेटिक विंड कहते हैं। आपसे ऐसा अगर सीधे पूछेगा कैटाबेटिक विंड क्या होती है, तो आप बताओगे कि जब ठंडी हवा हाई प्लेटूज की या आइस फील्ड्स की, वो क्या करेगी, ड्रेन हो जाएगी वैली में। मतलब अगर ये आपका ऐसे प्लेटू रीजन है, यहाँ पे कुछ हम बोल देते हैं वैली क्रिएट हो गई है, तो वो ठंडी हवा नीचे डिसेंड कर गई है, उसे हम कैटाबेटिक विंड कहते हैं। देन नेक्स्ट इज अनदर टाइप ऑफ वार्म विंड अकर्स ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रेंजेस। अब इसमें अगर हम देखें तो इसका जो लीवर्ड साइड होगा, मान लो लेट्स टेक क्लाउड, यहाँ होता है, यहाँ बारिश हो जाती है, यहाँ पे नहीं होती है, तो ये इसका लीवर्ड साइड होता है और ये इसका विंडवर्ड साइड होता है। तो इसमें हमारा क्या होगा कि जो अनदर टाइप ऑफ वार्म विंड है, वो हमारे यहाँ पे वार्म विंड कहाँ है, लीवर्ड साइड पे हो रही है माउंटेन रेंज के, इसने ये बताया। तो जो मॉइस्चर होता है इन विंड्स में, जो वो क्रॉस करता है माउंटेन रेंजेस को, वो कंडेंस हो जाएगा और वो प्रेसिपिटेट करेगा, ठीक है। जब उसे ये माउंटेन को क्रॉस करना है माउंटेन विंड को, तो यहाँ पे कंडेंस होके वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। देन व्हेन इट डिसेंड्स डाउन द लीवर्ड साइड ऑफ द स्लोप, अभी स्लोप के लीवर्ड साइड पे जब वो जाएगा तो ड्राई एयर क्या हो जाती है, एडियाबेटिक प्रोसेस की वजह से वो वार्म हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ड्राई एयर होती है में मेल्ट द स्नो इन अ शॉर्ट टाइम, यहाँ से जो ड्राई आपकी वार्म एयर गई है, वो क्या करेगी, स्नो को मेल्ट कर देगी बहुत ही कम समय में। देन नेक्स्ट इज एयर मासेस, ये इंपॉर्टेंट है, आप मेंस में एयर मासेस पे क्वेश्चन देख सकते हो, इवन वाटर मासेस पे भी क्वेश्चन आए हैं। तो जो हमारी एयर मासेस जब होते हैं, एक अगर होमोजीनियस एरिया पे है जहाँ पे कंडीशंस मतलब सेम है, एक सफिशिएंटली लॉन्गर टाइम के लिए अगर एयर मास वहाँ रहता है, तो वो अक्वायर कर लेता है कैरेक्टरिस्टिक्स उस एरिया के। तो जो होमोजीनियस रीजन है कैन बी द वास्ट ओशन सरफेस, मान लो बहुत बड़ा ऐसे यहाँ पे ओशन है, इसके ऊपर काफ़ी देर तक आपका एयर मास है, तो इसने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अटेन कर लिया होगा। तो या वास्ट प्लेन भी हो सकता है। एयर विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एन एयर मास। तो बेसिकली ऐसी कोई एयर जिसमें कोई डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो टेम्परेचर के हिसाब से भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, उसे हम एयर मास कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड as a large body of air having little horizontal variation in temperature and moisture। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये एक बॉडी है जिसमें, मतलब लार्ज बॉडी है एयर की, जिसमें ऐसे आपका हॉरिजॉन्टल वेरिएशन होगा इस तरीके से, टेम्परेचर का वेरिएशन आपको मिल जाएगा देखने के लिए इसमें, और मॉइस्चर का वेरिएशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो होमोजीनियस सर्फेसेस होते हैं ओवर विच एयर मासेस फॉर्म होते हैं आर कॉल्ड सोर्स रीजन्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, सोर्स रीजन्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जिस एरिया से आपका एयर मास फॉर्म हुआ है दैट इज़ अ सोर्स रीजन। फिर जो एयर मासेस होते हैं आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सोर्स रीजन, आपके सोर्स रीजन के अकॉर्डिंग आप एयर मासेस को क्लासीफाई कर सकते हैं। हमारे पास 5 मेजर सोर्स रीजन्स होते हैं। फर्स्ट होता है वार्म, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन। पहला क्या है, वार्म, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन, ठीक है। देन दूसरा होता है सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, ठीक है, आपके हॉट डेजर्ट्स होंगे इसमें। थर्ड इज रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशन, ठीक है, बहुत ठंडा लैटिट्यूड पे, मतलब बहुत ठंडा हाई लैटिट्यूड है वहाँ पे ओशन होगा। या वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट हो सकता है हाई लैटिट्यूड में। परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट हो सकता है आर्कटिक में एंड एंटार्क्टिक में। तो अकॉर्डिंगली कुछ फॉलोइंग टाइप ऑफ एयर मासेस हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो हमने ये 5 टाइप्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। मैरीटाइम ट्रॉपिकल, इसको आप M स्मॉल m कैपिटल T से डिनोट कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल स्मॉल c कैपिटल T से डिनोट करेंगे। मैरीटाइम पोलर स्मॉल m कैपिटल P। कॉन्टिनेंटल पोलर, इसमें स्मॉल c n कैपिटल P। कॉन्टिनेंटल आर्क स्मॉल c कैपिटल A। ट्रॉपिकल एयर मासेस ये वार्म होते हैं एंड पोलर एयर मासेस ये कोल्ड होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ट्रॉपिकल वाले, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन ऑफ कोर्स सी बात है ये वार्म होंगे, पोलर वाले कोल्ड होंगे। देन फ्रंट्स की बात करते हैं। फ्रंट्स क्या होते हैं, जब 2 डिफरेंट एयर मासेस मीट करते हैं तो जो बाउंड्री जोन होता है उनके बीच में, उसे फ्रंट कहते हैं। मान लो यहाँ पे कोई वार्म एयर मास है, यहाँ पे कोई कूल एयर मास है, जब ये मीट करेंगे किसी पॉइंट पे, ठीक है, तो उनके बीच में जो बाउंड्री जोन है उसे हम फ्रंट कहते हैं। प्रोसेस जो होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट का, उसे फ्रंटोजेनेसिस कहा जाता है। यहाँ पे 4 टाइप के फ्रंट्स होते हैं, कोल्ड, वार्म,
स्टेशनरी, ऑक्लूडेड। ठीक है, ये चारों टाइप के फ्रंट हम पढ़ेंगे, कोल्ड, वार्म, स्टेशनरी एंड ऑक्लूडेड। जब फ्रंट स्टेशनरी रहता है तो उसको एक स्टेशनरी फ्रंट कहा जाता है। जब कोल्ड एयर मूव करता है, एक सेकेंड, इसमें थ्योरी कहाँ पे ख़त्म हो रही है मैं बताती हूँ आपको। ओके, इट्स कमिंग डाउन हियर। जब आपका फ्रंट मूव करता है टुवर्ड्स वार्म एयर मास, उसका जो कॉन्टैक्ट जोन होता है, मतलब आपका कोल्ड वाला, एक मिनट में आपको पीछे से लिंक बताती हूँ, लाइन का लिंक टूट गया हमारा। कोल्ड एयर मूव करेगा, ठीक है, आपका कोल्ड एयर मूव कर रहा है टुवर्ड्स वार्म एयर मास, मतलब यहाँ से कोई कोल्ड एयर आ रही है और वो जा रही है एक वार्म एयर मास के पास, तो जो उनका कॉन्टैक्ट जोन होगा उसको हम कोल्ड फ्रंट बोलेंगे। आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, जिस तरफ से स्टार्टिंग हो रही है वही फ्रंट बनेगा। तो कोल्ड से स्टार्टिंग हो रही है, वार्म के टुवर्ड्स जा रहा है, इट्स अ कोल्ड फ्रंट। वेराइज अगर वार्म एयर मास मूव करता है कोल्ड एयर मास के पास, तो जो कॉन्टैक्ट जोन होता है वो वार्म फ्रंट होता है। देन इफ एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, आपका जो एयर मास है वो लैंड सरफेस पे इस तरीके से लिफ्टेड है तो उसको हम ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं। ठीक है, इसे उठा हुआ होगा इसलिए ऑक्लूडेड कहते हैं। फ्रंट्स अकर इन मिडिल लैटिट्यूड्स, अगर आप इस तरीके से अर्थ देखें तो आपके मिडिल लैटिट्यूड्स में फ्रंट जो होते हैं अकर करते हैं, एंड वो कैरेक्टराइज्ड होते हैं स्टीप ग्रेडियंट से, टेम्परेचर में एंड प्रेशर में। ठीक है, किस किस चीज़ में कैरेक्टराइज्ड होंगे? टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये लेकर आते हैं अब्रप्ट चेंजेस टेम्परेचर में और कॉज करते हैं एयर को, ताकि वो राइज करे, क्लाउड फॉर्म करे और प्रेसिपिटेशन करे। देन अब हम आते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे। देखो मेंस के लिए वेदर इट इज़ योर यूपीएससी का मेंस या पीसीएस मेंस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस यू कैन फाइंड इट आउट। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टडी दैट द सिस्टम्स डेवलपिंग इन मिड एंड हाई लैटिट्यूड। अगर आपका अर्थ ये है, इसमें आपके पास हाई लैटिट्यूड्स हैं या मिड लैटिट्यूड्स हैं, तो बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स आर कॉल्ड मिडिल लैटिट्यूड्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, जैसा सिस्टम मिड या हाई लैटिट्यूड में ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड डेवलप करता है उसको हम मिडिल लैटिट्यूड या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। पैसेज ऑफ फ्रंट कॉजेज अब्रप्ट चेंजेस इन द वेदर कंडीशंस। ठीक है, आपकी वेदर कंडीशंस में चेंज होगा जब फ्रंट जो है पास करेगा किसी जगह से ओवर द एरिया इन द मिडिल या हाई लैटिट्यूड। अब देखो आपने पढ़ा अभी फ्रंट के बारे में कि आपके 4 तरीके के फ्रंट बन रहे हैं, तो जब भी फ्रंट मूव करेगा तो उसकी वजह से वेदर कंडीशंस चेंज होंगी किसी एरिया में, तो मोस्टली मिडिल और हाई लैटिट्यूड की हम इसमें बात करते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म अलोंग द पोलर फ्रंट। हमारा जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो पोलर फ्रंट के पास फॉर्म होता है। इनिशियली फ्रंट स्टेशनरी होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वार्म एयर ब्लोज फ्रॉम द साउथ एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द फ्रंट। व्हेन प्रेशर ड्रॉप्स अलोंग द फ्रंट, the warm air moves northwards and the cold air moves towards south, setting in motion and एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन। देखो सेंटेंस बहुत लंबा है, ब्रेक इट डाउन फॉर यू। ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? बेसिकली आपने ये देखा कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमारे पोलर फ्रंट के पास बनते हैं, दैट इज वन थिंग। दूसरा इसने बोला अगर आपका इनिशियली जो फ्रंट होता है वो स्टेशनरी होता है, ठीक है, सेकंड थिंग ये कि आपका फ्रंट शुरू में स्टेशनरी है। थर्ड बोल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंडीशन उसने बताई है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है। अगर आप इस तरीके से लें और ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे वार्म एयर ब्लो करती है फ्रॉम द साउथ, यहाँ से ब्लो एयर जाएगी, एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द फ्रंट, मतलब कोल्ड एयर यहाँ से आ रही है फ्रंट के और वार्म एयर साउथ से जा रही है। तो जब प्रेशर ड्रॉप करेगा फ्रंट, मान लो यहाँ पे मैंने अज्यूम करा कि यहाँ पे फ्रंट बना हुआ था, जब यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप करेगा फ्रंट के पास तो वार्म एयर नॉर्थ में जाना चालू कर देगी एंड कूल एयर मूव करेगी साउथ के टुवर्ड्स। ठीक है, ये यहाँ पे ये नहीं आएगा कॉमा, दैट इज रॉन्ग। तो आपकी कोल्ड एयर जो होती है वो साउथ के टुवर्ड्स जाएगी, नीचे डिसेंड करेगी और मोशन में लेकर के आएगी एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन को। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सर्कुलेशन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ये आपका नीचे आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करेगा। ठीक है, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन। देन नेक्स्ट है साइक्लोनिक सर्कुलेशन लीड्स टू अ वेल डेवलप्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगी तो उससे वेल डेवलप्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा।
विद वार्म फ्रंट एंड अ कोल्ड फ्रंट, तो इसका वार्म फ्रंट भी हो सकता है, कोल्ड फ्रंट भी हो सकता है। प्लान एंड क्रॉस सेक्शन एक वेल डेवलप्ड साइक्लोन का हम अभी फिगर देखेंगे 9.9 उसमें दिया हुआ है। देयर आर पॉकेट्स ऑफ वार्म एयर और वार्म सेक्टर वेस्ट बिटवीन द फॉरवर्ड एंड द रियर कोल्ड एयर और कोल्ड सेक्टर। यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो वार्म एयर होती है वो एक तरीके से वेस्ट मतलब उसमें फंसी हुई है फॉरवर्ड और रियर, जो आपका कोल्ड एयर या फिर कोल्ड सेक्टर है उसमें जो वार्म एयर है वो ग्लाइड ओवर करती है कोल्ड एयर पे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे आपकी कोल्ड एयर है, इसके ऊपर ऐसे ग्लाइड करेगी आपकी वार्म एयर एंड सीक्वेंस जो है क्लाउड्स का अपीयर करेगा ओवर द स्काई हेड ऑफ द वार्म फ्रंट एंड कॉज करेगा प्रेसिपिटेशन को। देन जो हमारा कोल्ड फ्रंट है वो अप्रोच करता है वार्म एयर को फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से आपका कोल्ड फ्रंट आएगा और पुश करेगा वार्म एयर को ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट अब वार्म वाला ऊपर जा रहा है, फिर से वही लो प्रेशर कंडीशन बनेगी एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, क्यूमुलस क्लाउड्स डेवलप करते हैं अलॉन्ग द कोल्ड फ्रंट। तो यहाँ पे आपके कोल्ड फ्रंट के पास में क्या बनेगा, क्यूमुलस क्लाउड्स बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्लाउड्स फॉर्मेशन अगर आपसे पूछा जाएगा। देन क्या होता है कि आपके कोल्ड फ्रंट फास्टर मूव करते हैं देन वार्म फ्रंट, अल्टीमेटली ओवरटेकिंग द वार्म फ्रंट, ठीक है। ये ओवरटेक कर लेगा वार्म फ्रंट को। तो जो वार्म एयर है वो कंप्लीटली लिफ्ट अप हो जाती है, आपकी वार्म एयर क्या है ऊपर लिफ्ट हो गई है, फ्रंट ऑक्लूडेड हो गया है, मतलब इस तरीके से फ्रंट ऑक्लूड हो जाएगा एंड साइक्लोन डिसिपेट कर जाएगा, ठीक है। अगर धीरे धीरे वार्म एयर कंप्लीटली ही ग्राउंड को छोड़ देगी तो क्या हो जाएगा, साइक्लोन डिसिपेट करना स्टार्ट कर जाएगा। जो प्रोसेस होता है विंड सर्कुलेशन का, सरफेस पे भी एंड अलोफ्ट आर क्लोजली इंटरलिंक्ड। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन डिफर्स फ्रॉम द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन नंबर ऑफ वेज। अब देखो ये जो डिफरेंस इन्होंने दिया है ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या फ़र्क होता है। आपने प्रोसेस पढ़ लिया विंड का कि सरफेस और अलोफ्ट जो होते हैं वो इंटरलिंक प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उसमें पहली बात तो क्लियर फ्रंटल सिस्टम होता है, ठीक है। देयर इज अ डायग्राम फॉर यू, आप इसको देख सकते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायग्राम है यहाँ पे। पहले इसने आपको यहाँ पे कंडीशन दिखाई है, इस तरीके से कंडीशन क्रिएट करके दिखाई है। देन यहाँ पे इसने बताया कि देखो ये वार्म एयर था, यहाँ से कोल्ड एयर आई, इस तरीके से पास कर रही है। इसने ये ऑक्लूडेड फ्रंट आपको बना करके दिखाया है इसमें। तो आप इसमें देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है इस तरीके से है, ये कोल्ड एयर है, पहले ऊपर गई है फिर ऐसे यहाँ से साइड में आ गई वार्म एयर के, पहले वार्म एयर के ऊपर से ग्लाइड ओवर करती है, ये फिर यहाँ से साइड से कवर करती है इसको, ठीक है। ऑक्लूडेड फ्रंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बन रहा है। देन इसमें आप नेक्स्ट अगर देखो तो यहाँ पे सेम कोल्ड एयर फिर डिसेंड कर रही है, यहाँ पे वार्म एयर है बीच में, देन अगेन यहाँ पे कोल्ड एयर है, ठीक है। उसको उसने क्योंकि एक तरीके से कंप्लीटली कवर अप कर रखा है। अब सेंटेंस कंप्लीट करते हैं अपना। देखो, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्लियर फ्रंटल सिस्टम होता है विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। आपके जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन थे उसका क्लियर फ्रंटल था, जो कि किस में नहीं होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में नहीं होता है क्लियर फ्रंटल। देन दे कवर अ लार्ज एरिया एंड कैन ओरिजिनेट ओवर द लैंड एंड सी, तो ये लार्ज एरिया कवर करते हैं और ओरिजिनेट करते हैं लैंड और सी पे। वेराइज जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ओरिजिनेट करते हैं ओनली ओवर द सीज एंड ऑन रीचिंग द लैंड द डिसिपेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका बहुत बड़ा एरिया कवर किया इन्होंने और ये लैंड और सी दोनों पे ओरिजिनेट हो सकते हैं। ये एक्स्ट्रा साइक्लोन के लिए बताया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, ठीक है, कि लैंड और सी दोनों पे बनेगा, बड़ा एरिया कवर करेगा। जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं ये सिर्फ सी पे ओरिजिनेट करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑन रीचिंग द लैंड ये डिसिपेट कर जाएंगे। मान लो यहाँ पे सी के ऊपर से ओरिजिनेट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब जब तक ये लैंड पे पहुंचेगा तब तक ये डिसिपेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब खत्म हो जाएगा। Then the extra tropical cyclone affect a much larger area as compared to tropical cyclone, ठीक है, इसका extent भी काफ़ी बड़ा है। The wind velocity in a tropical cyclone is much higher and it is more destructive, तो आपकी wind velocity जो होती है tropical cyclone में काफ़ी ज़्यादा होती है और बहुत ही destructive होती है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब मान लो ये वेस्ट पोर्शन है मैप का, तो यहाँ से ईस्ट में जाएंगे, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ईस्ट से वेस्ट मूव करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन भी इनका रिवर्स होता है। सो दिस डिफरेंस टेबल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप इसका एक टेबल फॉर्म में डिफरेंस लिख सकते हैं। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं।
अब देखो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं ये वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं जो ओरिजिनेट करते हैं ओवर ओशंस इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर टू द कोस्टल एरियाज ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय वायलेंट विंड्स, वेरी हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म सर्जेस। अब देखो कितनी सारी कंडीशन इसने बता दी कि पहली बात तो वायलेंट स्टॉर्म है, ओशन पे जनरेट हुआ है, ट्रॉपिकल एरियाज में हुआ है और कोस्टल एरियाज में मूव करेगा और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन लेकर के जाएगा। इससे वायलेंट विंड्स हो सकती हैं, बहुत हेवी रेनफॉल हो सकता है और स्टॉर्म सर्जेस हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटी, बहुत ही डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटी होती है। दे आर नोन एज साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन, इसको हम साइक्लोन्स कहते हैं इंडियन ओशन में, हरिकेन्स कहते हैं अटलांटिक में, टाइफून्स कहते हैं वेस्टर्न पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में। तो ये नेम्स इंपॉर्टेंट है, दे कैन बी गिवन टू यू टू मैच। विली विली कहते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसको आप टैबुलर फॉर्म में लिख के याद कर सकते हैं। देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट करते हैं और इंटेंसिफाई करते हैं ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ओरिजिनेट और इंटेंसिफाई कहाँ करते हैं, वार्म ट्रॉपिकल ओशन में। ये कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है। द कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म आर। अब आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आप देखोगे प्रीलिम्स में आपको मिलेगा कि इसके फॉर्मेशन और इंटेंसिफिकेशन के लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर, लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपका सी सरफेस जो होगा बड़ा होगा, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, स्मॉल वेरिएशंस वर्टिकल विंड स्पीड में, अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया या लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो लो प्रेशर एरिया चाहिए या लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन चाहिए। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, तो सी लेवल सिस्टम के अपर पार्ट में डाइवर्जेंस आपको चाहिए। देन द एनर्जी दैट इंटेंसिफाइज द स्टॉर्म कम्स फ्रॉम द कंडेंसेशन प्रोसेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंटेंसिफाई कर रहा है स्टॉर्म को, वो एनर्जी कहाँ से आती है, दैट कम्स फ्रॉम द कंडेंसेशन प्रोसेस इन द टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है, बेसिकली आपका इस तरीके से यहाँ पे क्लाउड बन रहा होता है जिसको कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो कंडेंसेशन के प्रोसेस से ये एनर्जी इस स्टॉर्म को इंटेंसिफाई करती है सराउंडिंग द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म with continuous supply of moisture from the sea, the storm is further strengthened। तो हमारी जो continuous supply होती है moisture की from the sea, वो मतलब आपको continuously moisture sea से मिल रहा है, तो आपका storm strengthen होता रहेगा। जब वो land के पास पहुंचेगा तो उसकी moisture supply cut off हो जाएगी and storm dissipate कर जाएगा। तो आपसे इसे पूछा जाएगा कि क्यों ये ख़त्म हुआ है, तो आप बताओगे कि क्योंकि वो जब तक लैंड पे पहुंचा, लैंड पे पहुंचने के बाद डिसिपेट क्यों कर गया, क्योंकि मॉइस्चर कट ऑफ हो गया। द प्लेस जहाँ पे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन कोस्ट को क्रॉस करता है उसे कहते हैं लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। मतलब मान लो यहाँ तक था एंड ये कोस्ट रीजन से लैंड पे पहुंचा है, मान लो इस पॉइंट पे इसने कोस्ट को क्रॉस किया, तो यहाँ हम बोलेंगे कि लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन है, मतलब ये प्लेस को हम लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन कहेंगे यहाँ पे। Then the cyclone which crosses 20 degree north latitude generally recurve, they are more destructive। तो यहाँ पे क्या होता है, साइक्लोन्स जो 20 डिग्री नॉर्थ को क्रॉस कर लेते हैं इस लैटिट्यूड को, मतलब ये आपका अर्थ अगर है यहाँ पे 20 डिग्री के लैटिट्यूड को अगर ये क्रॉस कर लेते हैं और फिर रिकर्व करते हैं तो वो और डिस्ट्रक्टिव होते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया है इन्होंने 9.10 में। एक मिनट, इसमें पीछे आई गेस वी हैव missed a diagram, no we have done it, okay। see एक schematic diagram representation दिखाया vertical structure of mature tropical cyclone storm का 9.10 में। we can see this diagram here। ये डायग्राम थोड़ा बनाना टफ हो जाता है अगर आप बुक में से एज इट इज़ इसको कॉपी करना चाहते हो एग्जाम में, सो आई विल सजेस्ट यू आप गूगल पे जाके टॉपर्स कॉपी में भी देख सकते हो और भी आपको मिल जाएगा कोचिंग्स के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ, तो उसमें थोड़ी इजी डायग्राम्स दिए हैं, आप उसको अपने आंसर में बनाने की कोशिश करना अगर एग्जाम में आता है। इतना टफ तो यू कांट मेक, मैं आपको बस इसमें ऊपर ऊपर से डिस्क्राइब कर देती हूँ क्या दिया है। डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म दिखा रहा है, इस तरफ है, ये वर्टिकल सेक्शन है आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन का। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से रेन बैंड्स है, ये आई वॉल है बीच में, यहाँ पे सेंटर ऑफ आई, इसका जो आई है और साइक्लोन का वो बनता है, ये क्वेश्चन प्री में आया भी है। ये सबसाइडिंग वार्म एयर है जो नीचे जा रही है, यहाँ से आउटफ्लो होता है। ये ट्रोपोपॉज की लेयर दिखा रहा है, अनडिस्टर्ब्ड विंड्स है, स्टीयरिंग विंड फ्लो होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आप ये
निम्बस क्लाउड्स और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड देख पा रहे हैं, ठीक है। सो दिस डायग्राम इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट और थोड़ा टफ भी है बनाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में, तो आप थोड़ा इजी डायग्राम जो है बनाने के लिए कर सकते हो। बाकी समझ में तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट से भी उतना आएगा जितना डायग्राम से आएगा, ठीक है। ये स्पाइरल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस तरीके से बन रहा है डायग्राम में। देन अब देखो, मेच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन कैरेक्टराइज्ड होता है बाय द स्ट्रॉन्ग स्पाइरली सर्कुलेटिंग विंड। आपने इसमें देखा ना, इस तरीके से स्पाइरली सर्कुलेटिंग विंड है। तो मेच्योर वाले को हम इस तरीके से कैरेक्टराइज करते हैं कि सेंटर के पास स्पाइरली सर्कुलेटिंग विंड होगी, कॉल्ड द आई। द डायमीटर ऑफ द सर्कुलेटिंग सिस्टम कैन वेरी बिटवीन 150 एंड 250 किलोमीटर्स। तो इसमें 150 और 250 किलोमीटर्स तक ये वेरी कर सकता है। देन द आई इज अ रीजन ऑफ काम विद सबसाइडिंग एयर। तो जो आई होता है वो रीजन होता है, इसमें काम और सबसाइडिंग एयर होती है। अराउंड द आई इज द आई वॉल, ठीक है। तो आई के पास क्या होता है, इसमें आई वॉल होती है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पाइरलिंग एसेंट ऑफ एयर होता है, मतलब एयर इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में ऊपर जा रही होती है टू ग्रेटर हाइट, और वो ट्रोपोपॉज के पास पहुंच रही होती है। द विंड रीचेज मैक्सिमम वेलोसिटी इन दिस रीजन। यहाँ पे विंड की वेलोसिटी काफ़ी मैक्सिमम होती है, जो कि एज हाई एज 250 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। टॉरेंशियल रेन्स जो होती हैं वो यहाँ पे अक्कर करती हैं। फ्रॉम द आई वॉल रेन बैंड्स में रेडिएट एंड ट्रेन्स ऑफ क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में ड्रिफ्ट इनटू द आउटर रीजन। तो यहाँ पे आई वॉल के बाद से आप देखोगे रेन बैंड्स जो होते हैं वो रेडिएट कर सकते हैं, और जो ट्रेन्स हैं क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के, वो ड्रिफ्ट कर सकते हैं ऐसे बाहर के रीजन में ऐसे, ठीक है। डायमीटर जो होता है स्टॉर्म का ओवर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन इज बिटवीन 600 to 1200 किलोमीटर्स, ठीक है। देन जो सिस्टम होता है मूव करता है स्लोली अबाउट 300 to 500 किलोमीटर पर डे। साइक्लोन क्रिएट करता है स्टॉर्म सर्जेस को एंड वो इनंडेट करता है कोस्टल लोलैंड्स को। तो स्टॉर्म पीटर आउट करता है ऑन द लैंड। आफ्टरवर्ड्स वी हैव थंडरस्टॉर्म्स एंड टॉर्नाडोज। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है कि थंडरस्टॉर्म एंड टॉर्नाडोज क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं। अदर सेवरल लोकल स्टॉर्म्स आर थंडरस्टॉर्म्स एंड टॉर्नाडो। आपने देख लिया कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और साइक्लोन हम कब कहते हैं, लेकिन हम थंडरस्टॉर्म और टॉर्नाडो किसको कहते हैं कि अगर कोई सीवियर, ठीक है, दैट सीवियर नॉट सेवरल, तो अदर सीवियर लोकल स्टॉर्म्स जो होते हैं वो थंडरस्टॉर्म या टॉर्नेडो कहलाते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, एक स्मॉल एरिया में होते हैं, बट काफ़ी वायलेंट होते हैं। थंडरस्टॉर्म्स जो होते हैं वो इंटेंस कन्वेक्शन की वजह से होते हैं ऑन मॉइस्ट हॉट डेज। ये कंडीशन याद रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका थंडरस्टॉर्म जो होगा कॉज्ड होगा इंटेंस कन्वेक्शन की वजह से, और कब होगा, मॉइस्ट हॉट डेज पे। एक थंडरस्टॉर्म एक वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है जो प्रोड्यूस करता है थंडर और लाइटनिंग को, ठीक है। दैट्स अ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, बहुत ही वेल ग्रोन होगा और ये थंडर और लाइटनिंग क्रिएट करेगा। देन व्हेन द क्लाउड एक्सटेंड टू हाइट्स, जहाँ पे सब जीरो टेम्परेचर प्रिवेल कर रहा है, मान लो ये एक क्लाउड था, इस तरीके से इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बन गई है, एक हाइट पे ये पहुंच गया जहाँ पे सब जीरो टेम्परेचर है, तो यहाँ पे हेल्स फॉर्म होंगे एंड ये हेलस्टॉर्म्स के फॉर्म में नीचे आएंगे। अगर यहाँ पे इनसफिशिएंट मॉइस्चर है तो एक थंडरस्टॉर्म जनरेट करेगा डस्ट स्टॉर्म्स को, ठीक है। मॉइस्चर ज़्यादा नहीं है तो डस्ट स्टॉर्म जनरेट हो जाएगा। अ थंडरस्टॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस अपड्राफ्ट ऑफ राइजिंग वार्म एयर। इसमें भी क्या होगा, आपकी वार्म एयर जो है वो राइज कर रही है, जो कि कॉज करेगा क्लाउड्स को टू ग्रो बिगर एंड राइज करेगा टू ग्रेटर हाइट, ठीक है। आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाउड बड़े हो जाएंगे और वो ग्रेट हाइट पे पहुंचेंगे, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होगा। लेटर जो डाउन ड्राफ्ट है आपका वो ब्रिंग डाउन करेगा टू अर्थ द कूल एयर एंड रेन। जब वो नीचे आएगा डाउन ड्राफ्ट करेगा तो ठंडी हवा को लाएगा और रेन को लाएगा अर्थ पे। फ्रॉम सीवियर थंडरस्टॉर्म्स समटाइम्स स्पाइरलिंग विंड डिसेंड करती है लाइक अ ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट विद ग्रेट फोर्स। तो आप देखोगे थंडरस्टॉर्म में से ऐसे स्पाइरलिंग विंड नीचे डिसेंड करेगी और वो ट्रंक की तरह हो सकती है एक एलिफेंट के। देन बहुत ज़्यादा फोर्स होगा इसमें विद वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर में प्रेशर लो होगा, जिसकी वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन होती है ऑन इट्स वे। ऐसे फिनोमेना को टॉर्नेडो कहते हैं। आपने देखा होगा ना इस तरीके से मूवीज़ में या किसी एनिमेशन टाइप वीडियो में इस तरीके से होता है, नीचे आते आते वो बहुत नैरो हो जाते हैं,
ठीक है, तो उसको हम टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो जनरली अकर करता है मिडिल लैटिट्यूड में, ये पोजीशन याद रखना। टॉर्नेडो ओवर दी सी इज कॉल्ड वाटर स्पाउट्स। अगर यही सेम चीज़ मान लो ये सी है, यहाँ पे हो रहा तो इस तरीके से वाटर स्पाउट बनाएगा, ठीक है, पानी के एक तरीके से लंबा फ्लो आपको क्रिएट होते हुए दिखेगा। देन these violent storms are the manifestation of the atmosphere's adjustment to varying energy distribution। तो ये जो हमारे वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं ये एक तरीके से मैनिफेस्टेशन है उस एटमॉस्फेयर के एडजस्टमेंट का जो उसने उस वेरिंग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया है, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी एनर्जी डिफर करती गई है। द पोटेंशियल एंड हीट एनर्जीज आर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसका पोटेंशियल और हीट एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा इन दीज स्टॉर्म्स एंड रेस्टलेस एटमॉस्फेयर अगेन रिटर्न्स टू इट्स स्टेबल स्टेट। तो रेस्टलेस एटमॉस्फेयर क्या होगा, वापस अपने स्टेबल स्टेट में आ जाएगा जब वो एनर्जीज क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो चैप्टर में बस ये इतना ही टॉपिक था हमारा, एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए। सो आई विल सजेस्ट यू डू अ वेरी थोरो रिविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड अगेन इसको बार बार रिवाइज करके आप इसके शॉर्ट नोट्स क्रिएट करो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, दैट वुड बी easy to recall in the exam. Okay, thanks for watching. If you have any doubts, you can put it in the comment section.